हेलो दोस्तों, सॉरी, कैसे हैं आप लोग। देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी में यूनिट 2 में हमने वीडियो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पहला पार्ट एमपीपीएससी था, दूसरा पार्ट उत्तरदायित्व और नियंत्रण है, और उसी के क्रम में उत्तरदायित्व और नियंत्रण का ये तीसरा भाग है। एक्चुअली जो उत्तरदायित्व और नियंत्रण है, ये काफ़ी बड़ा भाग है। इसमें आप देखेंगे जो नियंत्रण है, नियंत्रण में विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण, या साथ में आप देखेंगे तो न्यायिक नियंत्रण, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा भाग ये ज़्यादा लंबा होता है। हालांकि ये हमें लगता है कि आज ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से करें, और प्लीज़ सभी लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए। किसी भी दिन डेट अनाउंस हो सकती है। ये नहीं है कि अब अगले साल होगी, इस साल के लास्ट में होगी, कब होगी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना जो है शायद अक्टूबर में हो। और यदि आप तैयारी अक्टूबर के बेस पे कीजिए ना, यदि आपको हो सकता है ज़्यादा भी डेट हो तो हो गया, ज़्यादा डेट होगी तो होती रहेगी, आपकी तैयारी तो पूरी हो जाएगी ना, एक रिवीजन हो जाएगा साथ में, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज पढ़ते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए पहला, ये आप ध्यान, जो पहला है वो कौन सा था, वो विधायी नियंत्रण था। कौन सा था, विधायी नियंत्रण। ठीक है, जिसको हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। ये जो सेकंड वाला पार्ट है, कार्यपालिका का नियंत्रण। देखिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जब भी कोई काम करते हैं, उस काम को यदि नियंत्रण नहीं होगा तो वो काम अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। जब वो काम अच्छे से हो नहीं पाएगा तो आप सोचिए, किसी भी काम की जो एक्यूरेसी है वो बहुत बेहतर नहीं आ पाएगी। तो क्या करना है आप लोग को, इन सभी नियंत्रण को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हालांकि कार्यपालिका नियंत्रण में कुछ एक दो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताएंगे। कार्यपालिका होता क्या है, देखिए जैसे ये आपका पूरा क्या हो गया, ये लोकसभा हो गया। लोकसभा में ये क्या हो गया, ये मंत्री हो गए, ये मंत्री हो गए, ये मंत्री हो गए, ये सांसद। तो इतने लोग, बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, बैठते हैं। और जब लोकसभा में बहुत सारे लोग बैठते हैं तब क्या होता है, तब यह यदि कोई कानून बना रहे होते हैं, यदि यही लोग कोई कानून का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, तो ये निर्माण करते हैं, तो ये कहलाते हैं कौन से, ये कहलाएंगे विधायिका। ठीक है, और यदि यही लोग किसी विभाग में, किसी विभाग के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, प्रमुख होते हैं, अर्थात यही कानून को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका कार्यपालिका। अब समझ में आ गया आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कार्यपालिका के नियंत्रण का अर्थ है, नौकरशाही की कार्य प्रणाली पर मुख्य कार्यकारी अर्थात राजनीतिक कार्यकारी। राजनीतिक कार्यकारी कौन होता है, यही मंत्री लोग का नियंत्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह नियंत्रण राष्ट्रपति तथा उसके सचिवों द्वारा किया जाता है, और भारत और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और इसके अलग विभागों के मंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये कानून जब बनाएंगे तो विधायिका कहलाएंगे, और यही मंत्री यदि किसी विभाग के प्रमुख होंगे तो कार्यपालिका के राजनैतिक प्रमुख होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसी के आधार पे कुछ मेन चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कोई पार्ट ऐसा लगा नहीं हमको। राजनीतिक निर्देशन, बजट प्रणाली, तो ठीक है। हाँ, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। देखिए लोक सेवा, ये जो लोक सेवा है ना, ये लोक सेवा संहिता। लोक सेवा संहिता बताया, इसमें लिखा था हमने थोड़ा सा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इन बड़े बड़े अधिकारियों के आचरण संबंधी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। ये नियम क्या होते हैं, अखिल भारतीय सेवा नियम, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण 1956। इस तरह के अन्य भी नियम हैं जिनके आधार पर इनके जो कार्यप्रणाली को क्या सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से किया जाता है। तो लोक सेवा संहिता समझिएगा, जो इन लोग को नियंत्रित करते हैं कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। यदि इसके अलावा करेंगे तो आपके खिलाफ अनाचरण, जो आचरण बेहतर नहीं करेंगे तो आप में कुछ कार्यवाही की जाएगी।
ठीक है। अब हम लोग मेन आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है, ये है आपका न्यायिक नियंत्रण। देखिए ये न्यायिक नियंत्रण मतलब ये कौन सा भाग हो गया, ये आपका तीसरा भाग हो गया। पहला आपको क्लियर हो गया था, कौन सा था, विधायी नियंत्रण, दूसरा क्या था आपका कार्यपालिका नियंत्रण, और तीसरा है आपका न्यायिक नियंत्रण। ठीक है। क्या कहता है ये, प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। किसको कहते हैं, जब जो प्रशासन पर न्यायालयों का नियंत्रण, दूसरे शब्दों में प्रशासनिक कार्यों को कानून की सीमाओं में रखने का अधिकार न्यायालयों का है। इसका अर्थ यह है कि प्रशासकों के गलत कार्यों को कोई भी पीड़ित नागरिक न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार रखता है। यदि कोई प्रशासन मान लीजिए बिना कारण से सस्पेंड कर दे, उनको उनकी नौकरी से हटा दे, या कोई भी ऐसा कार्य कर दे जो नियम विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो फिर न्यायालय हस्तक्षेप करता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एल डिवाइड क्या कहते हैं, विधायी देखरेख का उद्देश्य सिद्धांत, कार्यकारी से शाखा की नीति और, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना, नीति और निर्माण पर नियंत्रण कार्यों को करने का प्रकार, नागरिकों एवं अन्य अधिकारों के गैर कानूनी अतिक्रमण से उनकी रक्षा। मेन शब्द क्या है, अधिकारों पर गैर कानूनी अतिक्रमण, मतलब कानून के जस्ट विपरीत यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर न्यायिक नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। इसी के लिए न्यायिक उपचार भी हमारे यहाँ है, ये शब्द न्यायिक उपचार भी कह सकते हैं। और एक शब्द और आता है न्यायिक पुनरावलोकन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए प्रशासन है, उस पर न्यायिक नियंत्रण कानून का शासन की अवधारणा निकालता है, जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों संविधान की आधारभूत विशेषता है। क्यों बार बार ब्रिटिश और भारत कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था ब्रिटिश में लागू है वही यहाँ पे लागू है। बस वहाँ मुख्य जो कार्यकारी होता है वह एक राजा के घराने का है, और ये हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार है, उनके पे राजतांत्रिक है। तो बाकी जो मुख्य सरकार है, प्रधानमंत्री होता है, वह चुना हुआ ही होता है, उसके पास पर्याप्त शक्तियाँ होती हैं। ब्रिटिश संवैधानिक वकील डी ए डाइसी, ये बहुत अच्छा है। ये डाइसी जो है, इन्होंने क्या कहा था, जिनकी पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक अवधारणा की शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया है कि कैसा है हमारा न्यायालय, कैसा है, किस प्रकार से कार्य करता है, वो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है। संक्षेप में कानून के शासन के 3 तत्व होते हैं। क्या क्या 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं। पहले होता है स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने के आरोप में बिना दंडित है, क्या है ये, दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है, कानून के समक्ष समानता, अर्थात न्यायालयों द्वारा लागू देश के सामान्य कानून के प्रति सभी नागरिकों की समान अधीनता, मतलब वो कानून के समक्ष क्या है, बिल्कुल समान है। कानून के यदि आरोप लगेगा तो जो कानून के आधार पे होगा उसी के आधार पे इनको दंडित किया जाएगा। और व्यक्तियों के अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के उन अधिकारों का परिणाम है जिनको न्यायालय द्वारा परिभाषित और लागू किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं न्यायालय ये बताता है कि संविधान में नागरिकों के लिए ये अधिकार है, ये अधिकार इस प्रकार से किए जाएंगे या ये अधिकार इस प्रकार से नहीं किए जाएंगे। इस बात की जो व्याख्या है वो कौन करता है, इस प्रकार की व्याख्या करते हैं ये न्यायालय। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है इसके आगे, अब इसका क्षेत्र विस्तार है। क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है इसका, क्षेत्र विस्तार ये इसमें क्या है, अधिकार
क्षेत्र का अभाव क्या है? प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती। किस प्रकार से कर सकती है? अधिकार क्षेत्र का अभाव, मतलब किसी के अधिकार में कोई क्षेत्र नहीं आता। मान के चलिए आप कि कोई ऐसा अधिकारी है जो कोई तहसीलदार है, किसी एक ब्लॉक में है या एक तहसील में है वो, और वो दूसरे तहसील में जाकर कार्य करने लगे बिना अधिकार के, तो यह न्यायालय बताएगा कि आपका अधिकार क्षेत्र वहाँ नहीं है। कानून की त्रुटि, यदि कोई कानून की त्रुटि होती है तो कानून की त्रुटि के बारे में भी कौन बताएगा? ये बताएंगे कौन? न्यायालय बताएगा कि ये कानून में त्रुटि हो रही है। फिर नेक्स्ट क्या है? तथ्यों का पता लगाने में गलती। प्रशासक जब तथ्यों की खोज करने में भूल करता है, मतलब कहीं ना कहीं फैक्ट अच्छे से नहीं क्लियर कर पाता, तो इसको क्या करते हैं? इसको कौन सही करता है? ये न्यायालय का कार्य है। फिर प्राधिकार का उपयोग, मतलब अपने राइट्स, जो आपके प्राधिकार हैं, कौन से आप किस राइट्स के बदले, किस शक्ति के बदले, किस विवेक के बदले आप कार्य कर रहे हैं, या बिना विवेक के कार्य कर रहे हैं या बिना शक्ति के कार्य कर रहे हैं, वो भी न्यायालय बताता है। ठीक है। प्रक्रिया की त्रुटि, अर्थात प्रशासक जब निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो ये बताया जाता है कि आप किसमें कर रहे हैं? प्रक्रिया की त्रुटि कर रहे हैं। पद्धतियां, अब हम पद्धतियों को पढ़ेंगे। पद्धतियां क्या होती हैं? देखो, ये तो क्या क्या कर सकता है न्यायालय? नियंत्रण न्यायपालिका निम्नलिखित पद्धतियों से कर सकता है। ये जो अभी तो कहाँ कर सकता है और उसको किस प्रकार से कर सकता है, क्या मेथड्स हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है। देखिए, अब शब्द उपयोगिता न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन एक्चुअली है क्या? जितने भी न्यायालय हैं उन न्यायालयों को क्या है? उन न्यायालयों को ये अधिकार है, यदि कोई भी निर्णय देते हैं किसी भी आधार पर, तो उस पर क्या कर सकते हैं? वो पुनर्विचार कर सकते हैं। कोई कह दिया, आदेश दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है या गलत है, इससे मतलब नहीं है। यदि हो सकता है कि 10 साल पहले वो सही हो और हो सकता हो 10 साल बाद वही चीज़ें सही नहीं हो, तो इस आधार पर वो क्या करेंगे? इस जैसे आप विवाह की बात करें, विवाह की उम्र की बात करें, विवाह की उम्र की बात करेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि विवाह की उम्र जो पहले थी उस पहले के आधार पर तो ठीक था, पहले के आधार पर ठीक था कि एज 14 साल 18 साल जो शारदा एक्ट आया था उस समय वो ठीक था, लेकिन इस समय वर्तमान में क्या है? वर्तमान में उम्र लड़कों की 21 साल कम से कम और लड़कियों की कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। हालांकि वर्तमान में अब 21 और 21 का फार्मूला अपनाया जा रहा है, लेकिन जब कानून बनेगा तब बनेगा, और हो सकता है जब कानून बन जाए तो न्यायालय अभी 18 और 21 के आधार पर जो अपने डिसीजन दे रही है, और जब ये कानून आ जाएगा तो वो अपने निर्णय को बदल देगी, मतलब पुनर्विचार करेगी, न्यायिक पुनर्विचार कर सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? वैधानिक अपील। वैधानिक अपील क्या है? वैधानिक अपील में यह होता है संसदीय विधान अर्थात कोई कानून अधिनियम में यह प्रावधान हो सकता है कि विशेष प्रकार के प्रशासनिक कृत्य पीड़ित नागरिकों को न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है। ऐसी स्थिति में वैधानिक अपील की जा सकती है। मतलब यदि कोई कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो कानून के विरुद्ध अपील या कानून के आधार पर अपील की जा सकती है। ठीक है। सरकार के विरुद्ध दावे। देखिए, ये जो सरकार होती है, सरकार का ही दायित्व है कि नागरिकों के लिए प्रति बहुत अच्छा कार्य करे, बहुत बढ़िया उनके लिए कल्याणकारी कार्य करे, और न्यायालय ही ऐसा प्रयास करे जिससे सभी को बेहतर रूप से कार्य करने, अपनी उन्मुक्तता, गरिमा, हर तरह से वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन यदि सरकार ही किसी कारण से क्या करती है? बैन लगाती है। यदि वो बैन लगाती तब क्या होगा? और तो इसलिए सरकार के विरुद्ध भी जाया जा सकता है। देखिए, संविधान की धारा 300 क्या करती है? ऐसी स्थिति में इसमें कहा गया है कि संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के अधीन केंद्र और राज्य सरकारों का दावा किया जा सकता है। राज्य अनुबंध या संविदाओं के मामलों में दावा किया जाने योग्य है। इसका अर्थ है कि अनुबंध के मामले
में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी उतनी ही है जितने कि अनुबंध के सामान्य कानून के अधीन किसी व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब है कि जवाबदारी सरकार की पूरी है कि उसके नागरिक हैं वो बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकें। देखो ब्रिटेन में कुछ अलग है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग है, लेकिन हमारा क्या क्या है, भारत में व्यवस्थाएं किस प्रकार से है कि वो सरकार के विरुद्ध केस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि ये बनाम केरल सरकार, ये बनाम दिल्ली सरकार, ये बनाम संघ सरकार, ये अक्सर सुना होगा, ये इसी के आधार पर ही होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी वही बताया गया है कि अधिकारियों के विरुद्ध, देखिए अधिकारियों के विरुद्ध दावे के दौरान उन्हें भारत में अपने सरकारी कामों के लिए राष्ट्रपति तथा राज्यस्थ वैधानिक उत्तरदायित्व से है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पीड़ित जो नागरिक है वो नागरिक राज्य पर प्रशासनिक न्यायालयों में सीधे दावा कर सकती है कुछ जगह पे। हालांकि देखिए अलग अलग फ्रांस में अलग से न्यायालय बने हैं न्यायालयिक कार्यवाही के लिए और कुछ जगह नहीं बने हैं। जैसे भारत जैसे विशाल देश में यहाँ पर जितने भी न्यायालय हैं वो कम पड़ रहे हैं, जितने भी जज हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और न्यायालय व्यवस्था में न्याय करने वाले लोग कम हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें भारतीय संविधान में धारा 294 के द्वारा सरकारी अनुबंधों के लिए लोक सेवकों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। माने कुछ की छूट दे किसी प्रकार से, यदि कोई अधिकारी है, किसी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है और दुर्भावना पूर्वक कोई काम नहीं कर रहा है तो उस पर क्या होगा, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ब्रिटेन में क्या है, अलग चीजें हैं व्यवस्था। अब ये बेहद आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये है आपका क्या है, ये असाधारण उपचार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, 6 प्रकार के समादेश या रेट दी गई हैं न्यायालयों द्वारा जारी की जाती है। किसी किसी में 5 भी है, किन्हीं किताबों में किसी में 6 भी दी हुई है। ठीक है, तो हम 6 प्रकार की रेट पढ़ते हैं और एक जो लास्ट वाली हम बता देंगे, ये किसी में एक्स्ट्रा दी है, किसी में नहीं दी है। देखिए जो न्यायालय है, न्यायालय को अधिकार है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर हाजिर करना। इसमें यदि किसी को न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति के लिए जो किसी ने उसको रोक रखा है, बंदी बना रखा है और उसको पहले बताया ही नहीं गया, न्यायालय में पेश ही नहीं किया गया और इस आधार पे उसको बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय में यह इस रिट यदि कोई लगाता है पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के बिहाफ में कोई भी उसके लगाता है, दोस्त यार मित्र हो गए या फिर उसके परिवार वाले हो गए, यदि कोई लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह न्यायालय बताएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब आपको उसको सशरीर हाजिर कीजिए और हाजिर करने के बाद बताइए कि इस पे क्या अपराध है और न्यायालय फिर सुनेंगे। सुनने के बाद फिर वो बताएंगे किसको रखना है, छोड़ना है, क्या करना है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा आदेश। यदि न्यायालय आदेश देता है, न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को ऐसे सरकारी कार्यों को निभाने के लिए दिया जाता है जिसको निभाने में विफल होते हैं। मतलब अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, किसी का मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, बेचारा बहुत परेशान है, 1 बार 2 बार, और सब कुछ जेन्युइन है, उसका कागज जेन्युइन है, उसका मतलब वो जा सकता है बनवाने के लिए, तो सब कुछ उसके पास है जो एक लीगल रूप से होना चाहिए। लेकिन तब भी कोई अधिकारी किसी भी कारण से, मान लीजिए भ्रष्टाचार हो सकता है, भाई भतीजावाद हो सकता है, या दुर्व्यवहार हो सकता है, या जातिवाद हो सकता है, कुछ भी कारण ऐसे होते हैं और इस आधार पर यदि वो नहीं होता है तो आदेश देगा न्यायालय कि नहीं, उसको अपने कार्यों में निभाया, वो अपने कार्य निभाए, सरकारी कार्य, और हम उसको आदेश देते हैं। ठीक है। तीसरा है निषेध। यह शब्द क्या होता है, इसको कहते रोकना कहते हैं। इसमें उच्चतर न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, और निचले अदालत को, जो ऊपर का न्यायालय होगा वो नीचे अदालत को क्या करेगा, जाए, और इसमें निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाता है। ये कब होता है, निषेध कब लागू होता है, ये तब लागू होता है जब कोई ऐसा न्यायालय
जैसे जिला न्यायालय हो गया या उच्च न्यायालय हो गया, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करता है। मान लीजिए कोई एक जिला न्यायालय है, किसी भोपाल का है, और उसने कार्य क्षेत्र, उसने किसी कारण से कार्य क्षेत्र कर दिया इंदौर कर दिया, तो क्या करेंगे वो, तो फिर वो उसके ऊपर के न्यायालय पे अपील की जाएगी कि इनके न्याय क्षेत्र में आता ही नहीं है, इसको रोका जाए। तो फिर उस अपील के आधार पर या स्वविवेक के आधार पर उसको रोक दिया जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। उत्प्रेषण क्या है? इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना, अर्थात उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय को उसके पास लंबित पड़े किसी कार्यवाही के अभिलेखों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है, उच्च न्यायालय कोई भी केस ऐसा है जो बहुत लंबित पड़ा हो, नहीं सुनवाई कर रहा हो, तो ये उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय से वह क्या फाइल मंगवा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? और नहीं आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स या हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये चौथा क्लियर हो गया आपको। चलिए हम पांचवें में आते हैं। ये देखिए पांचवा कौन सा है, अधिकार प्रच्छा। ये क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार या वारंट जो होता है ना, उसमें किसी व्यक्ति के सरकारी प्राधिकार के दावे को वैधानिकता को जानने के लिए न्यायालय करती था किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी पद के गैर कानूनी अभिधारण को रोकता है। मतलब ही कोई अधिकारी है, वो दूसरे किसी भी पोस्ट में पहुंचता है, हो सकता है उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ना हो, कानूनी तौर पे, योग्यता के तौर पे या किसी अन्य कारण से वो एलिजिबल नहीं है और उस पर काम कर रहा है, तो न्यायालय पूछ सकता है कि आप ये किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये छठवां देखिए, हमने ये कहा था ना, इस कुछ किताबों में छठवां दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो आप छठवां ही पढ़ लीजिए और यदि जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आप उस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, निषेधाज्ञा क्या है? यह न्यायालय व्यक्ति के किसी काम करने या किसी काम को करने से मना करने के लिए जारी किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक आदेशात्मक होती है और दूसरा निरोधक निरोधक होती है। ठीक है, जो आदेशात्मक और जो होती है उसमें क्या होता है, परमादेश जैसी लगती है ये, पर ये थोड़ी भिन्न होती है। वैसे कुल मिलाकर एक आदेशात्मक होगी, एक निरोधात्मक होगी। मतलब एक आदेश दे सकते हैं और एक मना कर सकते हैं कि आपको ये नहीं करना है। एक काम करने के लिए कर सकते हैं और एक काम ना करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से निषेधाज्ञा हो गई। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया आपको? ये 6 हैं, प्लीज़ बहुत अच्छे ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ चीज़ें, ये रेट है कौन लगा सकता है, इस बारे में भारत समझते हैं आगे। ठीक है, ये जो रेट है उपरोक्त सभी समादेश जो आदेश जारी कर सकते हैं, परंतु 5 उल्लेख है। देखिए हमने क्या कहा था आपसे, शुरुआत के 5 का ही उल्लेख संविधान में दिया गया है। संविधान के 32 में किसमें मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा स्वीकृत है। मतलब ये जो सुप्रीम न्यायालय ये जो सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकते हैं। भारत सरकार का मतलब ये है, यदि भारत सरकार ने किसी को बंदी बना लिया है या उसके आदेश पे ऐसा है, तो फिर भी न्यायालय उनके खिलाफ भी जा सकता है। इसमें क्या दिया है, किसी अन्य न्यायालय को भी
समादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करती है, किंतु अभी उस प्रकार की कोई प्रावधान संशय निर्मित नहीं किया गया। मतलब फिलहाल तो 5 ही हैं और 5 के आधार पर पढ़ना है, ठीक है। सीमाएं क्या क्या हैं इसमें? सीमाएं, सबसे बड़ी सीमाएं क्या होती हैं? न्यायालय तक बहुत मुश्किल है कि वो इसके पास जल्दी आगे से जाए। न्यायालयों द्वारा लागू परीक्षा नियंत्रण होता है। सब परीक्षा नियंत्रण मतलब क्या होता है? इसे पोस्टमार्टम कंट्रोल भी कहते हैं। पोस्टमार्टम कंट्रोल क्या होता है? जब व्यक्ति नहीं रहता है, जब व्यक्ति नहीं रहता है उस आधार पर ही इसका कंट्रोल किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हो चुकी है उसके बाद कंट्रोल किया जाएगा। यदि जो चीज़ नहीं हुई है या हो रही है तब कंट्रोल किया जाएगा, तब तो बहुत बेहतर है। प्रशासन के सारे कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं है। क्या है? सभी कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं होते, क्योंकि संसद मामलों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अलग कर देता है, ठीक है। और क्या है साथ में? और बोझिल होने के साथ महंगी भी मोटी फीस वकीलों को देना, बहुत सारे खर्च करना, और ये सब के बस की बात नहीं होती है। न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ होते हैं, अतः प्रशासनिक खर्चा की अत्यंत तकनीकी प्रकृति को पूरे समुचित तौर पर वो समझते हैं। कहने का तात्पर्य इसका ये है कि जो न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ होते हैं और उसी की तरह हमको अपनी भाषा व्यक्त करने के लिए हमको एक वकील की भी आवश्यकता पड़ती है जो पूरी तरह से जानकार हो, और उसके लिए पैसे लगेंगे। राज्य के कार्यकारी रुझान के चलते प्रशासन का आकार, उसकी विविधता तथा जटिलता बढ़ गई है। अतः न्यायालय प्रशासन के उस प्रत्येक कार्य की समीक्षा नहीं कर सकते जो नागरिक को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। मैंने हर एक की चीज की समीक्षा करना मुश्किल है। ये क्लियर हो गया कि न्यायालय किस प्रकार की रिट जारी कर सकता है और रिट जारी करने में क्या क्या चीजें सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में हमने चर्चा की, ठीक। अब देखिए अध्यादेश। का 2 सत्र के मध्य होते हैं। उसमें यदि राष्ट्र कोई चाहे तो किसी पे कानून बनाना चाहता है तो वह क्या करता है? राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है, वह उस परिस्थिति से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही की मांग के आधार पर संसद में एक अध्यादेश जारी करता है। और ये अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना क्या होता है, एक विधेयक होता है और एक संशोधन होता है, कुछ भी होता है उतना ही प्रभावी होता है जितना संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, चलिए अब से पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब आपका जितने भी नियंत्रण हैं, आपका विधायी नियंत्रण हो गया, आपका कार्यपालिका नियंत्रण हो गया, आपका न्यायिक नियंत्रण हो, ये तीनों चीज़ समाप्त हो चुकी है। अब जो अगले टॉपिक है सिलेबस के बेस पे हम लोग उसको कवर करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी ही यह पूरे टॉपिक खत्म हो जाए, जिससे आपकी जो दो यूनिट है पूरी अच्छे से आपकी कंप्लीट हो। देखिए हम थोड़ा ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या होता है, एक सामान्य जो जानकारी है, देखिए पूरी यूनिट हर एक टॉपिक को 1 पेज 2 पेज में लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हों, लेकिन आपको जब थोड़ा बेहतर करना है तो आपको थोड़ा बेहतर जानकारी करनी ही पड़ेगी। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। देखिए इसीलिए हमने क्या किया है,
एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें क्या होता है, लाइव क्लासेस होती हैं गूगल मीट में और यूनिट 2 पूरी कंप्लीट की जा रही है। इसके ई नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे किसके, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के लिए। कोई जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस